नमस्कार, मैं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। इस विशेष संवाद में हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के गुरु, गाइड्स, शास्त्रा से तो बात करते हैं, लेकिन आज विषय बदला है। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ हैं जो वित्तीय कारोबार के दूसरे ध्रुव पर खड़े हैं, दूसरे पोल पर खड़े हैं। हो सकता है बाजार से, अर्थशास्त्र से आप रिश्ता ना रखते हों, लेकिन वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि 17वीं सदी में नीदरलैंड के लोगों ने ट्यूलिप की ऊंची कीमत पर दांव लगाए थे। ट्यूलिप के फूल की कीमत सोने जैसी हो गई, सब हवा हवाई थी। कीमत अचानक 90% टूटी और ट्यूलिप बबल का किस्सा बना। हम आपको इस किस्से के विस्तार में नहीं ले जा रहे, आप कहीं से जान सकते हैं। हम तो आपको कुछ दूसरी बात बताने वाले हैं जो इसी ट्यूलिप से जुड़ती है। साल 1637 में जब नीदरलैंड्स में लोग एक फूल को, ट्यूलिप को सोने की कीमत से ज़्यादा कीमती मानने लगे थे, एक एक बल्ब एम्स्टर्डम की एक एक हवेली जैसे दाम पर बिक रहा था, तभी पहली बार बना था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी आज का पेपर सौदा। आज पेपर पर सौदा करिए और कल इसकी डिलीवरी कीजिए। इसके करीब 100 साल बाद जापान में एक और कमाल हुआ। 1730 में ओसाका का डोजिमा राइस एक्सचेंज बना। यह दुनिया का पहला आधिकारिक चावल फ्यूचर्स मार्केट था। यहाँ राइस बिल्स बने, यानी धान की फसल आने से पहले ही कागज़ पर सौदा। और आज के कमोडिटी एक्सचेंज के जीन्स या मूल इन्हीं दोनों अनुभवों में छिपे हैं, क्योंकि दोनों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ था। ट्यूलिप के फूल पर खेला गया दांव टूट गया क्योंकि उसका कोई असली आर्थिक उपयोग नहीं था, लेकिन चावल पर सौदा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चल गया क्योंकि वो खाने की ज़रूरत थी। और यहीं से शुरू हुई आज की आधुनिक कमोडिटी ट्रेडिंग। स्टॉक बनाम कमोडिटी ट्रेडिंग की बहस बड़ी पुरानी है। सोचिए, अर्थव्यवस्था एक बड़ी इमारत है, उसकी नींव है कमोडिटी, अनाज, तेल, धातु। अगर ईंट सीमेंट ही नहीं हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी? और यही असली इकॉनमी है। ऊपर की मंजिलें हैं शेयर और डेरिवेटिव्स, यानी कागज़ पर किए गए सौदे और भविष्य में मुनाफे के वादे। और इमारत को ऊंचा और चमकदार बनाती है उसकी नींव, जो कि नीचे है, और अगर वो नहीं हो तो कागजी इकॉनमी गिर जाएगी। अब जरा आप आंकड़े देखिए कि दुनिया के कमोडिटी मार्केट में 142 ट्रिलियन डॉलर के आसपास के सौदे होते हैं, जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट से 116 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ा है। यानी असली उत्पादन गेहूं, चावल, तेल, धातु, इन सब का उत्पादन केवल 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का है। बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 2 से 3% की ही डिलीवरी होती है, पर वही छोटा सा हिस्सा पूरे मार्केट को हकीकत से जोड़ कर रखता है। तो गेहूं के दाम बढ़े तो रोटी महंगी होगी, क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो टैक्सी ट्रक के किराए बढ़ेंगे, कॉपर महंगा तो बिजली, सड़क, कारखाने सब महंगा। शेयर बाजार भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। कमोडिटी मार्केट सीधे वास्तविक सामान से आपको जोड़ता है, जो आपकी जेब और रसोई पर असर डालता है। और भारत का NCDX यानी कमोडिटी बाजार, जो भारत का केंद्रीय एक्सचेंज है, ये 74% एग्री डेरिवेटिव्स को संभालता है। हर दिन लगभग 1100 से 1200 करोड़ के सौदे होते हैं। 3 लाख से ज़्यादा किसान और 322 FPO इससे जुड़े हुए हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज से भी साझेदारी चल रही है। और इस सब पर आज बात करने के लिए हमारे पास साथ हैं NCDX के कप्तान यानी MD और CEO अरुण रास्ते। 30 साल का बैंकिंग अनुभव, डेयरी, कमोडिटी, इस सब में कारोबार, पत्रकारिता का अनुभव भी। जून 2021 में जब NCDX का टर्नओवर उन्होंने संभाला, तब टर्नओवर आधा हो चुका था। आज हम उनसे कुछ बेहद नई बातें जानने वाले हैं जो शायद बहुतों को पता नहीं होंगी। अरुण, समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे 2-3 चीज़ें विशेष रूप से कहना चाहूँगा। जो आपने बात शुरू की नीदरलैंड से जापान तक पहुँचे, भारत में भी कम से कम 150 साल पहले कमोडिटी शुरू हो गया था। जो अहमदाबाद कमोडिटीज़ एक्सचेंज था, जहाँ पर कॉटन का शुरू हुआ था, तो वो हमारी शुरुआत थी जी। और आज हमारे पास 95% है, 75 नहीं, 95% एग्रीकल्चर का हमारे पास है आज की तारीख में। ऑलमोस्ट 99 है, ये मान के चलिए। बट जैसा आपने कहा कि एक कमोडिटी कम से कम 8 से 10 बार हाथ एक्सचेंज होता है। मतलब जैसे जो प्रोड्यूसर होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, प्रोड्यूसर से होकर आप अगर कंज्यूमर हैं, तो उसको कम से कम 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के थ्रू डील होती है, ट्रेड होती है। इसलिए अपने आप ये इक्विटी एक्सचेंज से बड़ा हो जाता है। तो ये तो लाजमी है। इसमें 2 या 3 चीज़ें हमें स्पेशली देखनी पड़ेंगी कि हिस्टोरिकली जो थी और आज है, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है। तो उसमें 2 चीज़ें, काफ़ी बदलाव जो हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को लेके हुआ है। और उससे मतलब पहले ये था कि किसान को बहुत ज़रूरी था कि जैसे ही फसल उसकी उग जाती है, उसे बेचना बहुत ज़रूरी होता था। आज की तारीख में वो अगर होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकता है।
उसमें वेयरहाउसिंग की सुविधाएं हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, ये थोड़ी बढ़ गई हैं। ये पूरी तरह जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है, पर उस दिशा में हम अग्रसर हैं। ये पहली चीज़। इस सवाल पे हम आगे आएंगे। हम लोग अपने क्रम से एक सवाल। और दूसरी एक और बैकग्राउंड में ये चीज़ हुई है कि इंटरनेशनली ऐसा हो गया है कि कुछ देश और कुछ कमोडिटीज़ स्पेसिफिकली मतलब उनसे आइडेंटिफाई हो गई हैं जी। तो उसमें ये हुआ है कि जैसे आप सोयाबीन ले लीजिए तो ब्राज़ील है या यूएस है जी। बट जो बायर्स हैं जो प्राइस सेट करते हैं वो भी सेट हो गए हैं। जी। एक ज़माने में ऐसा था कि हिंदुस्तान और चाइना दोनों एट पार थे, जो डालियन एक्सचेंज है और NCDX है, आज से 20 साल पहले दोनों बराबर थे। आज डालियन कम से कम हमसे 100 गुना बड़ा हो गया, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, जो हमारी नाफेड या FCI के इक्विवेलेंट है, वो वहाँ पर ट्रेड करती है। तो उसमें ये हो गया है कि अमेरिका और चाइना इन दो जगह आजकल प्राइस सेट होती है मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ की। हिंदुस्तान में वो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, बट थोड़ी सी हमारी नीतिगत विशेषताएं हैं, उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड था, हमने कहा आपको ऐड करते हैं, मतलब आपने जो कहा उसमें। और आप पत्रकार भी रहे, कोऑपरेटिव बैंकर भी रहे, कमोडिटी की कई विशेषज्ञताएं आपके पास हैं। NCDX के पूरे संचालन में ये सब चीज़ें एक साथ कैसे काम आती हैं, डॉट कैसे कनेक्ट करते हैं आप? देखिए, अगर आप 3 चीज़ों को देखते हैं, एक प्रोड्यूसर है, एक ट्रेडर है और एक कंज्यूमर है, तो मेरा जितना अनुभव है इन तीनों को मिला के साथ में आया हुआ है। अगर आप प्रोड्यूसर को देखेंगे तो आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोऑपरेटिव होती है। तो मैं जब मिल्क कोऑपरेटिव्स में था, उसमें क्या था कि लोग दूध इकट्ठा करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब उसका सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज है जो हिंदुस्तान में है, बाकी कहीं नहीं है। आज की तारीख में अगर आप 100 रुपये का अमूल का या मदर डेयरी का बटर खरीदते हैं, उसमें से 70 रुपये जिस महिला के पास भैंस है उसके पास चले जाता है। पूरी बीच वाली जो चेन है उसमें सिर्फ 30% खर्चा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड गेटिंग इकोनॉमिक एडवांटेज जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर को, जो हमारा गरीब तबका है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा डेयरी में आज हो रहा है। ठीक है, वो जो मतलब परिप्रेक्ष्य मुझे डेयरी से मिला या कोऑपरेटिव से मिला, वो मैं NCDX में भी लाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा मिल सकता है। तो उसमें ये हो सकता है कि सप्लाई चेन की अगर आप लेंथ कम कर दो, बिचौलिए जैसे कहते हैं, उनकी अगर लेंथ कम कर दो, उनको सिस्टम से हटा दो, अगर आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को अगर आप कंज्यूमर से जोड़ सको, तो प्रोड्यूसर्स को पैसा ज़्यादा मिल सकता है, कंज्यूमर को भी उसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दाम थोड़े कम हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है FPOs को प्रोड्यूस करने का, और FPOs में यह है कि वो किसी भी मतलब कानून के अंतर्गत हो सकते हैं। वो कोऑपरेटिव में भी हो सकते हैं, वो कंपनीज़ भी हो सकती है, वो सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे ही FPOs होती हैं, FPOs का फ़ायदा क्या होता है? आज की तारीख में जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो एग्रीगेशन नहीं कर पाते, और एग्रीगेशन अगर कर भी लें तो उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते, और जब बायर आता है तो उससे निगोशिएट नहीं कर पाते। द मोमेंट FPOs आती हैं तो वो एग्रीगेट कर सकती हैं। FPOs बैंक से पैसा भी ले सकती है, FPOs उसको होल्ड भी कर सकती है, जिससे फार्मर के लिए जो रियलाइजेशन है वो बढ़ सकता है। तो हमने ये सोचा कि जो कोऑपरेटिव्स में हुआ है, वो अगर हम FPO के थ्रू एक्सचेंज सिस्टम पे अगर लेके आते हैं कि वो फॉरवर्ड में या फ्यूचर्स में बुक कर दे अपनी प्राइसेस, कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अगर वो कर सकते हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को उसका फ़ायदा मिल सकता है। अब तरीके क्या हो सकते हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब NCDX एज MD ज्वाइन किया था, जून जुलाई का महीना था, मैं मध्य प्रदेश गया, मैं किसान से मिला, और उस किसान से मैंने पूछा कि मैं मुंबई से आया हूँ। तो कहाँ से आया हूँ? मैं NCDX से हूँ। मैं तो जानता हूँ NCDX को। तो मैंने कहा, सज्जन करीब 70 साल के थे ऑलमोस्ट, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं दिख रहे थे। मैंने कहा, आप कैसे जानते हैं NCDX के बारे में? तो मैं भी बड़ी मुश्किल से जानता हूँ। थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा, मैं 2 चीज़ें करता हूँ। मैं अभी मंडी जाऊँगा, वहाँ टिकर पे देखूँगा कि सोयाबीन पे फ्यूचर का भाव क्या चल रहा है। मैंने कहा, फ्यूचर का भाव मतलब क्या होता है? तो कहता है, अक्टूबर या नवंबर में मुझे क्या भाव मिलेगा ये मैं आज देखूँगा। और मैं दूसरा, घर पे जाकर रात को टेलीविज़न देखूँगा, और उसमें ये देखूँगा कि मानसून कहाँ तक पहुँचा है। अगर केरला से ठीक ठाक पहुँचा है और वो आगे चलने वाला होगा तो मैं सोयाबीन बोऊँगा, क्योंकि सोयाबीन इस साल जो भाव मिल रहा है उससे अगला अगर फ्यूचर का भाव ज़्यादा होगा तो मैं सोयाबीन बोऊँगा, या तो मैं कुछ और बोऊँगा। मैंने कहा, किसी किसान को अगर ये समझ में आ गई कि फ्यूचर प्राइसेस देख के वो अपना बोना, मतलब क्या मुझे बोना है, ये डिसाइड अगर कर सकता है, तो ये मार्केट किसानों के लिए बहुत अच्छा है। अब यह है कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब फ्यूचर के लिए 2 चीज़ें हमें मतलब हमारे फेवर में भी इस वक्त चल रही हैं। वो ये है कि देखिए, ये पूरा फार्म लॉस जो 3 थे
उसको लेके जो कंट्रोवर्सी हुई उसको आप साइड में रख दीजिए। बट जो हमारी 20, 21, 25 कमोडिटीज़ हैं जिसके लिए एमएसपी होता है, उसमें से मुश्किल से 3 पे एमएसपी एक्चुअली इफेक्टिव होता है। बाकी 28 के लिए कोई सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म एमएसपी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो रेगुलेटर हैं सभी, उनने हमें सपोर्ट किया था। एक प्रोग्राम शुरू किया हमने, पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शन का प्रोग्राम का मतलब ये था, जैसे आप अब अगर आप कार खरीदते हैं आज की तारीख में, क्या करते हैं आप, कार का एक इंश्योरेंस ले लेते हैं। इंश्योरेंस लेने से आपको ये होगा कि आपने सपोज़ कार की कीमत 10,000 है, आपने 250 रुपये का इंश्योरेंस ले लिया, सॉरी 1 लाख में 250 रुपये का अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो ये है कि साल भर में अगर कहीं गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। उसी सिद्धांत पे पुट ऑप्शन में यह है कि आप बोने के टाइम पे, जब किसान अपनी फसल बोता है, उस वक्त अगर आप पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, हार्डली 5% जो आपकी प्राइस रियलाइजेशन होगी उस पर, तो यह है कि उस वक्त जब हार्वेस्टिंग होगी, जब कटाई होगी, उस वक्त किसान को गारंटीड प्राइस देगा एक्सचेंज सिस्टम में। अगर प्राइस नीचे जाते हैं तो जो गारंटीड, जो स्ट्राइक प्राइस हम कहते हैं, जैसे 5,000 रुपये सपोज सोयाबीन का भाव है, 250 रुपये में उसने 5% पर पुट ऑप्शन खरीद लिया। अगर जब वो कटाई करता है दिवाली के आसपास, उस समय अगर 4,000 रुपये भाव हो गया तो एक्सचेंज सिस्टम में उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। बट इसकी ब्यूटी ये थी कि अगर 5 की जगह अगर 6,000 या 7,000 हो गया तो फार्मर इज़ फ्री, वो मार्केट में जाके बेच सकता है, उसे कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सचेंज सिस्टम में ही उसे लगाए। ये हमें पुट ऑप्शन खरीदने के लिए अब फार्मर के पास शुरुआत में पैसे नहीं होंगे जो 5% देना है। तो सेबी ने हमारी जो रेगुलेटरी फ़ीस है उसको फुरगो कर दिया। हमें कहा कि आप एफपीओज़ के माध्यम से किसानों को दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो पुट ऑप्शन खरीद सकें, अगर ये एक मैकेनिज्म उनको समझ में आ जाए। हमें कहने में बहुत अच्छा लगा था कि करीब 41 एफपीओज़ के सामने ये ऑप्शन ट्राई किया था, और उन 41 एफपीओ में से अगले साल 3 एफपीओ हमारे पास फिर आए। उस समय कोई सब्सिडाइज नहीं था, सभी सही हमने हमारी तरफ से। उन्होंने कहा नहीं, हमें समझ में आया कि इससे हमें फ़ायदा होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, वी वांट टू डू इट। हम ये एक्सपेरिमेंट लेके नाबार्ड के पास पहुँचे। नाबार्ड को हमने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप करिए। तो नाबार्ड हैज़ गिवन 25 करोड़ रुपीज़ फॉर एफपीओज फॉर जस्ट बाइंग दिस पुट ऑप्शन। उससे ये हो गया है कि किसानों की जो डाउनवर्ड जो रिस्क थी वो पूरी कवर हो गई, और अपवर्ड उनको जो है मिल सकता है वो मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब एमएसपी इक्विवेलेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एक तरह से। तो ये मतलब जैसे आपने कहा कि बैंकिंग, कोऑपरेटिव्स और एक्सचेंज, ये तीनों का बहुत अच्छा मेल इस सिस्टम में हो रहा है। सर, जब सेबी ने कमोडिटी बैन की और वो बड़ा शॉक था एनसीडीएक्स के लिए, उस समय कौन सी ऐसी 2 चीज़ें थीं जो आपने की जिससे कि एक्सचेंज, हालांकि एक्सचेंज का टर्नओवर भी गिरा, उससे आधा रह गया, ऐसी कौन सी 2 स्ट्रेटजीज थी जो आपने अप्लाई की जिससे कि एक्सचेंज की रेलेवेंस और एक्टिविटीज़ बनी रहे? देखिए, इसमें जब भी ऐसा कोई मतलब शॉकिंग डिसीजन होता है जी, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो मेंबर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके ऊपर, क्योंकि उनका बिजनेस जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ब्रोकर्स को कंटिन्यू करवाना अपने सिस्टम पे एक हमारे लिए चैलेंज था। किस बेसिस पे हम चैलेंज करवाएं? दूसरा, जैसे सोयाबीन, उसका मेजर सेंटर था हमारा इंदौर में काफ़ी हमारे मेंबर्स थे, वो सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं करते थे। अब उनको हम कैसे रिटेन करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दैट इज़ फर्स्ट। दूसरा ये था कि ठीक है, हम ये मान के चल सकते हैं कि सपोज़ आज भी हमें ये नहीं पता कि वो बैन क्यों हुई है कमोडिटी। ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं कहा है कि इन्फ्लेशन के कारण बैन हुई है। बट सपोज़ अगर इन्फ्लेशन के कारण बैन होती है, या एनीथिंग जैसे कहते हैं ना, हाउसवाइफ की पॉकेट को पिंच करने वाली कोई चीज़ होती है, उसके कारण गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव होती है उन चीज़ों से। तो हमने कहा हम ऐसी कमोडिटीज़ में जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं जो डायरेक्टली हाउसवाइफ की पॉकेट को पिंच नहीं करें। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट ढूंढना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली हमने जो 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च किए वो हमारे चले नहीं। जैसे ईसब गोल्ड था, वो फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पर बड़ा छोटा प्रोडक्ट है, उससे कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट नहीं होता, या बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है गुजरात और राजस्थान में। हमने कॉफ़ी ट्राई किया। कॉफ़ी में ये सोच के कि दुनिया में कॉफ़ी बहुत चलती है, पर हमारे यहाँ चक्कर ये है कि कॉफ़ी ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इक्विवेलेंट है। जो बड़े बायर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके चलते हैं, उस पर ट्रेड नहीं होता। तो हमने कहा कुछ नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं क्या। एक प्रोडक्ट है जिस पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं एज वी स्पीक, वो है वेदर। हमारे यहाँ वेदर, हाँ, तो हमारे यहाँ हमने इंटरनेशनली स्टडी किया। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ स्नोफॉल इंडेक्स होता है। वो स्नोफॉल इंडेक्स इसलिए होता है कि कितना स्नोफॉल होगा उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, पावर कंपनीज सब अपना फ्यूचर मतलब प्रोडक्शन और वो तय करती हैं।
वो अगर कम ज़्यादा हुआ, जैसे अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होगी तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्नोफॉल कम होने वाला हो, इनकी जब उसी तरह से हमने कहा हमारे पास स्नोफॉल का तो नहीं चाहिए हमें, पर इसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है। तो हमने कहा 2 चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हो सकती है। एक तो है बरसात, रेनफॉल इंडेक्स, करेक्ट, मानसून से रिलेटेड बोथ ईस्ट और वेस्ट, और दूसरा हीट। अब हीट का कैसे हुआ, आपको याद होगा करीब 3 साल पहले फरवरी मार्च में सडनली पंजाब हरियाणा में अचानक गर्मी आ गई थी और जो वीट का दाना था जो पूरा बोने के लिए तैयार हो गया था वो थोड़ा सिकुड़ गया, 10% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया था। तो एक बड़ी रिस्क है, ठीक। तो हमने कहा हीट भी एक सेकंड हमारा वो हो सकता है। अब इसके लिए डेटा की ज़रूरत है। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, जो अगर आपको प्रोडक्ट डेवलप करता है इट इज़ ऑन अ पैटर्न। तो देन हमने IMD से एक MOU किया, IMD से हमें डेटा मिलेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस वक्त हम IIT मुंबई के साथ काम कर रहे हैं, जिसके बाद हम प्रोडक्ट हमारा जो मानसून वाला है वो हम लॉन्च करेंगे अगले मानसून के पहले। अब लोग कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी किसको फ़ायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस तो होता है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस होता है पोस्ट। आप मतलब पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको रिस्क हो सकती है। दूसरा, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट के लिए और इंश्योरेंस के लिए लोकल गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पर फ्लड आ गया, यहाँ पर या अकाल पड़ गया, वो वाली सब असेसमेंट पे डिपेंड होता है, और वो करीब 25% 30% ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता। अगर उसके अगेंस्ट में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप पहले से अपनी रिस्क को कवर कर रहे हैं। अगर मानसून नहीं आया या बहुतायत में आ गया, बाढ़ आ गई या अकाल आ गया, दोनों को आप इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आपने कवर कर लिया तो वॉट एवर हैपन्स यू आर सेफ। ये मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो ये हम करना चाह रहे हैं। एक तो किसानों को फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल प्लेयर्स को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्यों? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मानसून पर डिपेंडेंट है। जैसे आप ट्रैक्टर कंपनी लीजिए, अगर अच्छी फसल आ रही है तो ट्रैक्टर कंपनी चलेंगी, अच्छी फसल आ रही है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सब ये चलेंगी। तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जितनी इंडस्ट्री है सबको ये इंडेक्स फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग आपके डीमार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनका स्टोरेज उस पर डिपेंड करता है। प्राइसेस कम होगी, सप्लाई चेन पूरी फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमने कहा ये इंडेक्स हम लॉन्च करेंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ इनफॉर्मली इस पर सट्टा चलता है। अगर आप मध्य प्रदेश चलता है, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल बंद होकर फॉर्मलाइज अगर हो जाता है तो सभी को फ़ायदा होगा। ये हम कर रहे हैं। दूसरा, हम काम कर रहे हैं, अगेन ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, पर इसका हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे जब हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फार्मर्स इनकम हमें डबल करनी है, तो एक तो प्रोडक्टिविटी पे डबल हो सकती है, पर ऐसा कुछ है आपके खेत में जो आपको पैसा दे दे, मतलब आपके प्रोडक्ट के अलावा, वो हमें दूसरी चीज़ जो समझ में आई है वो कार्बन क्रेडिट्स है। अच्छा, कार्बन क्रेडिट्स, इंटरनेशनली कार्बन क्रेडिट्स की बहुत डिमांड है। और जो नेचुरल कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, जो फार्मिंग से होते हैं और जो जंगलों से आते हैं, उसकी तो सबसे ज़्यादा डिमांड है। आज की तारीख में ये बड़ा ओपेक सिस्टम है, बायर सिस्टम। भारत में तो भी रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं। करेक्ट। तो हमने कहा अगर हम कार्बन सिस्टम अगर डेवलप कर सकें, कार्बन फ्यूचर्स डेवलप कर सकें, तो इस वक्त हमारे यहाँ 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की 3 अलग अलग गाइडलाइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की अलग गाइडलाइन है, एग्रीकल्चर की अलग गाइडलाइन है, पावर की अलग गाइडलाइन है। उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को देख कर, हमने जब अपनी फ्यूचर्स की बात शुरू की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात की, तब ये पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त हार्मोनाइज करने में लगी हुई है। वो तीनों के मिला के एक अगर गाइडलाइन बन जाएगी तो बेस्ड ऑन दैट हम कार्बन फ्यूचर्स लॉन्च करेंगे। अब उस कार्बन फ्यूचर का क्या फ़ायदा हो सकता है? कार्बन फ्यूचर्स अगर आप इनफॉर्मल मार्केट में देखेंगे तो 1 एकड़ ज़मीन पे कम से कम फार्मर को 15,000 से 20,000 रुपये मिल सकते हैं। करेक्ट। अगर हम ये इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते हैं तो हो सकता है कल भाव कम हो जाए, बट ये एडिशनल इनकम है। बिना कुछ किए अगर किसान को ये इनकम मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन फ्यूचर्स, तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए हम ये लॉन्च करना चाहते हैं कि, और आज की तारीख में बड़ा ओपेक मार्केट है, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, भाव कैसे ऊपर जा रहे हैं। हमारे आने से ये होगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाती है तो किसान को फ़ायदा होगा और ये बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़, जो सस्पेंड हो गई हैं कमोडिटीज़, उन्हें वापस लाने के, उनको वापस लाना, ये तो एडवोकेसी, मतलब आप जैसे लोगों के थ्रू हम ये करते ही जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बरकरार रहेगी। और आज की तारीख में ऐसा है कि अगर इन्फ्लेशन के कारण हुआ था तो अब तो वो भी रीज़न नहीं रहा। भाव तो हर चीज़ के नीचे हैं, MSP के नीचे चल रहे हैं, डिफ्लेशन में है। तो अगर वो कारण था वो भी होगा। तो ये एडवोकेसी तो हमारी चलती रहेगी। 2 सवाल मेरे, एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर के लिए वॉलेटिलिटी और रिस्क बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया उन कंट्रीज़ में है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में, जिन पर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर है। सबसे ज़्यादा डैमेज भी इंडिया में हुआ है, फिनेंशियली डैमेज भी हुआ। पंजाब देख लीजिए, पता नहीं धान की फसल का क्या होगा, जो स्थिति पंजाब में इस साल बाढ़ की है। ऐसी स्थिति में
क्या और ऐसा हो सकता है जिससे कि क्लाइमेट चेंज के रिस्क को कवर किया जा सके? एक चीज़, क्या NCDX ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? और दूसरी बात ये कि ये दोनों फ्यूचर्स, वेदर फ्यूचर और कार्बन क्रेडिट के जो फ्यूचर्स हैं, ये कब तक एक्टिव होने की संभावना है? तो सेकंड वाले का पहले मैं तो आपको जवाब दे देता हूँ। वेदर फ्यूचर हमारा अगले मानसून, नेक्स्ट ईयर जब मानसून होगा उसके पहले आ जाएगा, मतलब मार्च अप्रैल में हमें लॉन्च करना पड़ेगा अगर मानसून के लिए हम करना चाह रहे हैं। कार्बन फ्यूचर 1 साल मान के चलिए, आज से आ जाना चाहिए हमारा। दूसरा अपना चाहिए क्लाइमेट चेंज की बात, तो ये तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी अवेयर हैं कि ये हो रहा है। आपको मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मैं एक ज़माने में नाबार्ड में होता था। नाबार्ड में हम लोग इरिगेशन जब देखते थे, माइक्रो इरिगेशन, माइनर इरिगेशन और टोटल इरिगेशन जब देखते थे, तो हम ज़मीन में जो स्तर होता है पानी का वो भी देखते थे। उसमें ब्लैक, ग्रे और वाइट 3 अलग अलग स्तर होते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 88 या 89, आज से करीब 35 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी अपनी, उस समय ही पंजाब में पानी का जो स्तर था, ज़मीनी स्तर, वो मतलब ब्लैक पे पहुँच गया था। ज़मीन में कोई पानी नहीं है, जितना आ रहा है वो जो रावी चनाब इनसे जो आ रहा है उतना पानी है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप चावल की खेती करते हैं, जो चावल वहाँ का इंडिजिनस वहाँ की क्रॉप नहीं है, वाटर गजलिंग क्रॉप है, वहाँ की क्रॉप नहीं है। वहाँ का अगर वो करते हैं तो वो रेगिस्तान बन जाएगा, ठीक है। आज तो हमें वहाँ बाढ़ दिख रही है, बट ये भी संभावना है कि पंजाब रेगिस्तान बन जाए। तो ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल कहा था, ये डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके 2 मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आपको मतलब बचपन में आपने सुना होगा कि क्रॉप रोटेशन होता है, कि लेग्यूम लगाई जाती है गेहूं या चावल के बाद। वो इसलिए जाती है कि ज़मीन में नाइट्रोजन देती है, वो जो जिसे दालें कहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि चावल के बाद फिर चावल लगा दो, फिर चावल लगा दो, वो नहीं करते, चेंज करते रहते हैं। दैट वॉज ए नेचुरल टेक्निक जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। दूसरा एक चीज़ इसके बारे में कोई बोलता नहीं है, बड़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज़ है, वो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल। जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और मैं इसको स्टडी कर रहा था कि हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2050 तक, उसके बाद वो स्टेबल होकर फिर नीचे आना शुरू होगी। अब 160 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए 3 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण कर दें, उनकी ज़मीन ले लें, वो तो हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अब NPK यूरिया बना के जितनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते थे वो तो हमने कर ली। तीसरी ये है कि रेजिस्टेंट जो आपने कहा वो करें, और साथ में जो लॉसेस होते हैं, अब आप लॉसेस की बात करें तो 3 से 16% लॉसेस होते हैं ट्रांजिट में, स्टोरेज में। अगर हम उनको कंट्रोल कर लें और ये रेजिस्टेंट हमारी क्रॉप्स को बना दें, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो हमारी फूड सिक्योरिटी में इंश्योर रहेगी। इतनी जितनी ज़मीन है उस पर हम लोग 160 करोड़ लोगों को आराम से खाना खिला सकते हैं। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज का भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज पे एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर बरसात का बहुत ज़्यादा होता है। मानसून डिपेंडेंट होती थी, एक ज़माने में 100% थी, आज हम करीब 40% रेनफेड फार्मिंग होती है, 60% हमारी रेनफेड नहीं है। हम काफ़ी मतलब काम कर चुके हैं उस पर। ये ज़रूरी है कि अगले 10-15 साल में वो 25% पर अगर हमारा आ गया तो विल बी सेफ। NCDX ने 100% प्लेटफॉर्म अप टाइम बना के रखा, जो कि डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से बड़ी अचीवमेंट है, और आपने डेटा सेंटर्स भी क्रिएट किए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का कोई यूज़, कोई प्लान अभी इस समय? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं जी। उसमें आपको छोटी सी चीज़ बताते हैं, कंप्लायंस होता है और दूसरा मॉनिटरिंग होता है। इन 2 चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये देखना चाहूँ कि मेरा नाम अमर उजाला में कभी आया था या नहीं आया था, या तो मैं अमर उजाला की फ़ाइल देख के खोल कर बैठूँ, दूसरा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखूँ अमर उजाला और अरुण रास्ते दोनों को AI में डाल के सर्च कर लूँ। हमें जब कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं, किसी पे कंप्लायंस अगर चेक करना होता है, उसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो हम इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हमें कंप्लायंस में कैसे कर सकते हैं। हमारी जो मतलब यूनिक क्लाइंट कोड होते हैं, अगर आप एक IPO देखते हैं हिंदुस्तान में, बड़ा IPO जैसे टाटा का IPO अगर आ गया तो कम से कम 2 करोड़ लोग उसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपको देखना है कि उन 2 करोड़ लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो फेमा या किसी में मतलब उस आदमी का नाम हो, उसको अगर आप चेक करना है, मैन्युअल करने में तो बहुत मुश्किल होगा, मशीन को करने में बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए हमें AI की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो हम उसका इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कुछ 2 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो हम पायलट बेसिस पे अभी इंटरनली कर रहे हैं। दूसरा, हम AI का यूज़ करेंगे हमारी मार्केटिंग के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए। फ़ायदा ये होगा कि हम किसान से जाके ग्राउंड लेवल पे अगर हम लाइव
देख सकते हैं क्या हो रहा है, और उसकी हार्वेस्ट का अगर अंदाज़ा हमें लग सकता है तो हमें प्राइसिंग में हमें बहुत ईजी हो सकता है, फ्यूचर प्राइस बनाने में बहुत ईजी हो सकता है। तो इन दोनों पे इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं। एक मैं एफपीओ और उस पर आऊँ से पहले एक सवाल है, एग्रीकल्चर का रियल टाइम डेटा और एग्रीकल्चर का जो एक्सचेंज डेटा, इसमें बड़ा क्रिटिकल गैप है। मंडियां दूसरे तरह से काम करती, अभी वो गैप एनसीडीएक्स कितना भर पाया है? क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाइए तो जो क्रॉप के हार्वेस्टिंग के डेटा हैं, मंडियों में आवक का जिसको हम कहते हैं, मंडियों में सप्लाई का डेटा है, वो बहुत वेरीड है, अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग जगह है। हालांकि कुछ ही कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं, लेकिन फिर भी रियल मार्केट में तो कमोडिटी ट्रेड हो ही रही है, उसके अपने रिस्क भी हैं, उसमें उसकी स्टोरेज भी है, वेयर हाउसिंग भी। इस गैप को कितना एनसीडीएक्स भर पाया? देखिए, हमारे एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं पोलिंग जी। एवरी डे हमारे करीब 12 लोग बैठ के, उनका सिर्फ काम ये है कि एवरी डे करीब 140 मंडियों में सुबह फ़ोन करते हैं, शाम को फ़ोन करते हैं। कुछ आइडेंटिफाइड लोग हैं जो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसे लोग, उनसे हम उन मंडीज़ का रेट लेते हैं फिजिकली, फिजिकली मंडी में क्या हो रहा है वो रेट्स हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पहलू ये है एग्री स्टैक की। एग्री स्टैक में ये होता है कि आपको मतलब जियो स्टैटिक डेटा मिल जाएगा, वो डेटा से भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि गवर्नमेंट का डेटा और मार्केट डेटा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फिगर्स हमेशा अलग होता है, बहुत मिसमैच है, बहुत मिसमैच होता है। पर उसमें भी एक पैटर्न होता है, और पैटर्न ये होता है कि शुरुआत में वो मतलब ये दिखाया जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और इन्फ्लेटेड होता है, बाद में वो धीरे धीरे वो कम होते आता है। ये बीमारी सरकार के हर डेटा में नहीं, बीमारी नहीं, उसके लिए मतलब रीज़न ये है कि अगर आप शुरू में बोल दें कि शॉर्टेज है तो अपने आप मतलब कालाबाजारी उसका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कोई नहीं कहना चाहेगा कि शॉर्टेज है, ठीक है, और जो एक्चुअल है वो पता चल जाएगा। हम लोग उसके बेसिस पे अपना डेटा बना लेते हैं कि हमें पता है कि पिछले साल सपोज 110 मिलियन टन गेहूँ हुआ था, तो इस साल ±5% करके कितना हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर स्टेट में कितना हो सकता है, ये हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। फ्यूचर मार्केट्स अगर प्राइस डिसाइड करना है तो वो कर सकते हैं। मंडियों में आवक जावक वाली जो बात आपने कही, अब उसमें एक पर्टिकुलर मतलब टिपिकल चीज़ जो ये होती है कि मंडी में हर माल नहीं आता है। उस मतलब किसान के पास से मंडी में अगर पूरी की पूरी फसल आ जाए तो आपका डेटा सही होगा। हाँ, पूरी तो नहीं आती, वो तो उसके अपने स्टोरेज में होती है, उसके अपने स्टोरेज में होती है, हाँ, उसके कंजम्पशन के लिए होती है, सब्सिस्टेंस है, तो इसलिए। प्लस आजकल ऐसा हो रहा है कि वो डायरेक्ट बेच रहा है, हाँ, तो इसलिए करीब 30 to 35% इस तरह से निकल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निकल जाती है, इसलिए थोड़ा मिसमैच होता है। बट आप ये मान के चलिए कि अगले 5 साल में वो जो मिसमैच है टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 90% कवर हो जाएगा, विल बी ऑलमोस्ट ऑन दैट। एग्री स्टैक बहुत अच्छा काम शुरू किया गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल में। आजकल जो उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी हैं, जो पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, मनोज आहूजा जी, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इस पर। सर, ये जो वॉलेटिलिटीज़ हैं, जैसे इस साल आप अगर आप देखिए, ये पूरा सीज़न खरीफ का देखिए, हम लोग बहुत करीब से कवर करते हैं, और बोनस पे हम मानसून का सबसे बड़ा कवरेज करते हैं अपना, अगर आप देखें रेगुलर। जैसे इस साल देखिए, जब हम शुरू हुए थे, मानसून एडवांस था, नॉर्मल क्या बल्कि एबव नॉर्मल था, अच्छी स्विंग दिख रही थी इनिशियल के महीनों में। अगर आप देखिए शुरुआत से सबकी स्विंग अच्छी दिखाई दे रही थी। फिर जब अगला डेटा आया तो हमने देखा कि तिलहन और दलहन पल्सेस पिछड़ने लगे। उसके बाद हमने फ्लड आती देखी। अब हमें यह भी श्योर नहीं कि जो राइस की जितनी सोइंग है उतना आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, एक चीज़। दूसरा, ये सीज़न कॉटन को लेके बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति बना रहा है। मार्केट में एमएसपी से नीचे प्राइस बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट भी खोल दिया। ये जो वॉलेटिलिटीज़ आती हैं, इसे आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ये 3 ही महीने के भीतर हमने पूरा का पूरा खरीफ का प्रोडक्शन एस्टीमेट और सोइंग एस्टीमेट लगभग अपसाइड डाउन चेंज होते देखा है। तो जब फाइनल डेटा आएगा तो हमारे पास बिल्कुल तस्वीर दूसरी होगी, जो हमको जून के एंड में एमएसपी के बाद या सोइंग शुरू होते समय मिली थी। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट के या बोने वाले के या हमारे और आपके कंट्रोल के बाहर हैं। अब आप ये कॉटन की जैसे बात की, आपने कपास की बात की, किसी को नहीं पता था कि अमेरिकन मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अचानक हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा देंगे, उससे इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब जाएगी, क्योंकि 50% स्ट्राइक में अगर हम वियतनाम से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उन्हें इनेबल करना है तो हमें उनके लिए कपास सस्ता होना चाहिए, जिससे जिनिंग को सस्ता मिले, उससे टेक्सटाइल के लिए गारमेंट बनाने के लिए सस्ता मिले, इसलिए वो खोलना पड़ा। उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि हमारे जो किसान हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि अगर सस्ता कॉटन बाहर से अगर आता है तो हमारे किसान के या तो उनके प्राइसेस चले जाएंगे।
अब ये है मतलब एक्सटर्नल डिपेंडेंट है, इसके लिए हम विद इन द कंट्री किसी को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि हमें वो सेक्टर भी बचाना है, हमारा एक्सपोर्ट भी बचाना है, ठीक है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बचाना है, तिरुपुर में जितने लोग हैं उनको भी बचाना है, तो बहुत ज़रूरी था ये करना। अब दालों की और मतलब दलहन तिलहन जैसे कहते हैं, इनकी अगर बात करें, देखिए हम लोग कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम कभी हो भी नहीं सकते। अगर हम बना भी ले कि हम 3 साल में बन जाएंगे, 5 साल में बन जाएंगे, नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ जोग्राफीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ जोग्राफीज़ में नहीं होती है। अगर आप करना चाहेंगे तो भी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। तो अब ये मान के चलिए कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब इनकी प्राइसेस में अगर आपने पिछले 3 साल में देखा होगा तो काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। क्यों हुआ? यूक्रेन में जब रशिया से वॉर शुरू हो गई, हमारे यहाँ से सनफ्लावर ऑयल होता था और सोयाबीन ऑयल होता था, वो दोनों बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, कभी कभी तो ये हो गया कि जो शिप आने वाला है वो कहीं दूर से आएगा, जो लैटिन अमेरिका से आता था, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आने वाला था, जो नॉर्मली 45 दिन में आ सकता है, वो 3 महीने बाद आएगा। अगर आपकी मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसकी लागत 1.5 महीने के लिए ज़्यादा लग जाए, ऑब्वियसली वो अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, वो पास ऑन करेगा, इसलिए आपकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है, एक कारण हो गया। तीसरा नेचुरल कैलामिटीज़ वाली बात है। अब नेचुरल कैलामिटीज़ वाली बात है, उसके लिए तो मैंने कहा कि आपको एग्री इंश्योरेंस वाली बात है या हमारे फ्यूचर्स की वेदर फ्यूचर्स की बात है। इस साल का सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है ना अभी खरीफ का, खासतौर से 3-4 जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जी? इस देखिए, ये कल वाली जो बाढ़ है जी, इसका इम्पैक्ट कितना होगा जी, ये हम कह नहीं सकते, ठीक है, बट अगर आप अपने स्टोरेज देखेंगे, वेयर हाउस मतलब गवर्नमेंट स्टोरेजेस हैं, उनको अगर देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी विल नॉट बी थ्रेटेंड, ठीक है, फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड, बफर्स अच्छे हैं। दूसरा, उड़ीसा और बंगाल में प्रोडक्शन अच्छा है राइस का, ठीक है। उड़ीसा में तो यह है कि जो पारबॉइल्ड राइस होता है वो लोग खरीद नहीं रहे हैं, FCI खरीद नहीं रहा है, वो उनको प्रॉब्लम, उनके पास तो एक्सेस है, तो फूड सिक्योरिटी विल नॉट बी थ्रेटेंड। बट यह है कि पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनकी रोजी रोटी पे कितना इम्पैक्ट होगा। डेफिनेटली अगर फ्लड का इम्पैक्ट है तो इस साल दे विल सफ़र। सर, कॉटन में एक और इशू बार बार आ रहा है, क्योंकि हम कमोडिटी का काफ़ी डिटेल कवरेज करते हैं और लोग सवाल पूछते हैं नीचे से लाइव शो में एक तरफ सरकार कॉटन का इंपोर्ट खोल रही है, दूसरी तरफ वो कॉटन कॉर्पोरेशन से कह रही है कि डिस्काउंट में आप जो कॉटन रखी हुई बेची जाए। तो अगर ये कॉटन रखी हुई थी, डिस्काउंट में देनी थी, तो इंपोर्ट खोलने की क्या ज़रूरत थी? मिल्स को यही वाली कॉटन दे दी जाती। कहीं आपको मिसमैच नहीं लगता इस पॉलिसी में? क्योंकि इसका सीधा असर फार्मर पे पड़ा, जिसका मुहूर्त शुरू हो रहा है कॉटन का, बाजार में कॉटन पहुंचने वाली है। जी, कई बार ऐसा होता है कि मतलब हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं करती है। ये उसका एग्जाम्पल है, उसका प्राइम एग्जाम्पल है। सर, वापस हम FPO पे आते हैं। आपने पुट ऑप्शन की बात कही, करीब आप 3 लाख से ज़्यादा किसान सीधे जुड़े हैं, 322 FPO जुड़े हैं। इतने जटिल डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं और रूरल फार्मर जो हमेशा एक खास किस्म की वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी में ही खेती करता है, जैसे अभी देख लीजिए आप, अच्छा खासा फसल लगा के पंजाब का किसान हार्वेस्टिंग की तैयारी में लगा हुआ था, तब तक लेट मानसून ने फ्लड ला के सब खत्म कर दिया। कैसे इनको कैसे समझा पाते हैं आप, ये खाई कैसे पाटते हैं? और कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जहां आपने लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय में 3 महीने 4 महीने या 2-3 क्रॉप्स तक देखा हो कि एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ने फार्मर्स की लाइफ में, उनकी इनकम में, उनकी सिक्योरिटी में मदद की हो? ऐसा कोई उदाहरण हो तो जरूर बताएं। तो उसमें एक थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा। जो आपने कहा, आज की तारीख में हम 11 लाख फार्मर्स के साथ, 11 लाख फार्मर्स, हाँ, और करीब 700 FPOs के ऊपर पहुँच गए हम। 300 का वो नंबर भी डबल हो गया। आपको एक बड़ा अच्छा मतलब उसका उदाहरण देना चाहूँगा। हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो मसूरी में है, IAS लोगों का जहाँ ट्रेनिंग होता है, वहाँ हम जाके फ्यूचर्स पे बात करते हैं। और हमें सबसे अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट जाके मैं अगर बोलूँगा और कोई दूसरा जाके बोलूँगा, उसमें फ़र्क क्या होता है, प्रैक्टिशनर बोलेगा, उसका फ़र्क हमने जब ये देखा, हम बिहार से एक लेडी को लेके वहाँ गए थे। अच्छा। गुलाब बाग में हमारा सेंटर होता था, और मतलब मक्का कॉर्न के लिए, ठीक है। वहाँ पर एक FPO है जो करीब 5,000 महिलाएं चलाती हैं, महिलाओं का FPO है। उसकी जो प्रेसिडेंट है, चौथी पास है, किसान है, उसको हम लेके गए लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। IAS ऑफिसर्स हम बैठे हुए हैं, 10 साल की सर्विस वाले या 20 साल की सर्विस वाले, 10 से 20 साल वाली। उनके सामने जाके उसने फ्यूचर्स की बात की। वो IAS ऑफिसर मुझे कहते हैं, इस लेडी को जो चौथी पास है, उसको अगर समझ में आ गया कि फ्यूचर्स में उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है। आपने कैसे किया? मैंने कहा, हमने कुछ नहीं किया, उसने खुद
ट्राई किया, उसे समझ में आया कि मुझे इससे ये फ़ायदा हो रहा है और वो ये कर रही है। अब आज की तारीख में हमारे पास एक पूरा FPO सेल है, उसका काम ही है कि FPOs के साथ उनके साथ ट्रेनिंग करें, उनको एनेबल करें, हमारे सिस्टम पे लेके आएँ और उनसे ट्रेड करवाएं। अब हमें गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से काफ़ी इसमें मदद मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था कि करीब 1000 FPO लीडर्स हैं, उनको आप ट्रेन कीजिए ताकि वो अपने FPOs में लोगों को ट्रेन कर सकें। और दूसरा ये प्रोजेक्ट था कि 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कीजिए, तो स्टूडेंट्स को भी पता चले और FPO टीचर्स, तो वो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में एक स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हुए हैं स्मार्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक हेजिंग डेस्क लगी हुई है पूना में, जहाँ पर करीब 60 FPOs आके वहाँ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे करीब 4 लोग वहाँ पर उस हेजिंग डेस्क को ऑपरेट कर रहे हैं, FPOs को ट्रेन कर रहे हैं। हर महीने वहाँ ट्रेनिंग हो रही है एंड दे कैन कम एंड ट्रेड। सिर्फ 3 कमोडिटीज़ उस पर अभी चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा कमोडिटीज़ है नहीं इसमें, पर हाँ, पर वो आके ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज़ किया है कि फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है और ये कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के 2 चीज़ें हो रही है। एक तो फार्मर्स में अवेयरनेस आ गई है, और जो किसान जो एक बार कर लेता है, दूसरी बार कर लेता है, वो तीसरी बार से अपने आप कर लेता है। पहली और दूसरी बार तो उसे FPOs के थ्रू जाना पड़ता है, उसके बाद तो वो खुद करना शुरू कर देता है, नहीं मैं करना चाहता हूँ। उनको फ़ायदा ये होता है कि NCDX का एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस लोगों के बीच में आ गई है। क्योंकि NCDX में अगर आपको माल लगाना है तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का माल होता है, तो अपने आप आपकी क्वालिटी सुधर जाती है। आसपास वाले भी देखते हैं, अरे यार NCDX में अगर लगता है तो उसको प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो आसपास अपने आप क्वालिटी सुधर जाती है पूरे क्षेत्र में, और प्राइसेस भी उसको अच्छी मिलती है। तो ये हमारा सबसे अच्छा एडवांटेज है, जो अभी तक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और ये किसानों को पता चल गया है। तो इसलिए हमारा नंबर, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि 11 लाख करीब है, और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक करीब 13 लाख किसानों तक हम पहुँच जाएंगे। ये तो नंबर बढ़ता जा रहा है। जब आप ये कहते हैं कि 13 लाख किसान NCDX से जुड़े हैं और 700 FPOs जुड़े हैं, तो इसमें से एक्टिवली ट्रेड करने वालों का परसेंटेज कितना है? क्योंकि हमें 2 हिस्सों में कमोडिटी मार्केट दिखता है। एक तो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट मेक करते हैं, प्राइस डिस्कवरी करते हैं, और एक इन्वेस्टर है जो सिर्फ मार्केट में फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है, जो एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेता है, एक बड़ा हिस्सा है ट्रेड करने का। और तीसरा वो एक्चुअल प्रोड्यूसर है जिसे फाइनली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जब हमें कहते हैं कि 13 लाख लोग जुड़े हैं, तो उस 13 लाख लोगों में से या FPOs में से एक्टिवली ट्रेड करने वाले कितने? तो मैं आपको मतलब ये बता दूं कि NCDX सिर्फ NCDX एज ए एक्सचेंज नहीं है, हमारी 3 सब्सिडरीज भी हैं जी। एक तो है NERL जो रिपोजिटरी है। हाँ। तो अगर किसान अपना सामान वेयरहाउस में रखता है, उसके अगेंस्ट उसको बैंक से लोन मिलता है, उस वेयरहाउस रिसीट के अगेंस्ट में, वो भी हमारे सिस्टम का काम है। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है। वेयरहाउस में अगर वो रखता है तो NCDX के माध्यम से अगर उसने रखा है तो उसकी क्वालिटी का इंश्योर हो गई। हाँ। और उसको ENWR में अगर पैसा मिलता है तो होल्डिंग कैपेसिटी आ गई, तो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारी एक सब्सिडरी है NEML, विच इज़ है स्पॉट एक्सचेंज। तो नाफेड या NCCF ऐसे लोग जब ट्रेडिंग करते हैं स्पॉट एक्सचेंज पे, स्पॉट में खरीदते हैं, स्पॉट में बेचते हैं, वहाँ पर किसान जो डील करता है वो भी NCDX की सब्सिडरी के थ्रू करता है। तो जब हम कहते हैं कि 13 लाख जुड़े हुए हैं, तो उसमें से ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1/3 लोग एक्टिवली जुड़े हुए हैं। और FPOs में से कितने 1/3 एक्टिव जुड़े होंगे? अब करीब 2, मतलब ये मान के चलिए कि 600 से 700 FPO में 13 लाख लोग होते हैं। हाँ। तो करीब 200 FPOs उसके साथ एक्टिवली जुड़ी होंगी। एक सवाल जो बार बार उठता है कि NCDX का वेयर हाउसिंग नेटवर्क के साथ क्या स्थिति है? और भारत में अब तो वेयर हाउसिंग में काम भी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में वेयर हाउसेस बन रहे हैं। कितना तालमेल है जिससे कि ये सौदे बिल्कुल कागजी ना रहें और किसी सिचुएशन में डिलीवरीज के लिए, इस पर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? देखिए, इसमें पिछले 2 साल में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे सिराज हुसैन सर जी, उनकी अंडर में एक कमेटी बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बनाई थी। उन्होंने ये कहा कि उनकी रिकमेंडेशन एक ही है कि 1000, पहले तो ये होता था कि कम से कम 2000 टन का वेयर हाउस होना चाहिए जिसको रिकग्नाइज सिस्टम में आ सकता है। अब उसको घटा के 1000 टन तक कर दिया, मतलब छोटे वेयर हाउस में भी इस सिस्टम में आ सकते हैं, WDRA सिस्टम में। दूसरा WDRA जो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंडर में 2 रिपोजिटरी है, एक CCRL है, एक NERL हमारी जो सब्सिडरी है। उनका स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में किया है। पहले वहाँ स्टाफ नहीं होता था, अभी चेयरपर्सन चेंज हो गई है, वहाँ स्टाफ काफ़ी हो गया है। तो हमारा उनसे बहुत अच्छा तालमेल होता है। उनसे तालमेल में यह है कि अगर हम कोई वेयर हाउस लेना चाहते हैं
उसमें दो चीज़ें होती है कि वेयर हाउस का इंस्पेक्शन होगा कि पर्टिकुलर लेवल है, जैसे प्लिंथ लेवल आपका वेयर हाउस का 1.5 फीट होना चाहिए ताकि पानी आ जाए या चूहे अंदर नहीं घुस पाए। और दूसरा, वो शाम को 6 बजे के बाद आप वेयर हाउस खोल नहीं सकते, लाइट में ही, डे लाइट में ही होगा। तो इस तरह की जो WDRA की गाइडलाइंस हैं वो मानने वाले जो सिस्टम्स हैं वो अब थोड़े बढ़ रहे हैं। अब उनका टारगेट है 10,000 वेयर हाउस करना। द मोमेंट 10,000 वेयर हाउस करना, ज़रूरत क्या होगी? बैंकों को फाइनेंस करने की, क्योंकि जब तक बैंक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट पे फाइनेंस नहीं करेंगे। यही मेरा अगला सवाल था कि वेयर हाउसिंग रिसीट फाइनेंस जो है ना, वो बैंक अभी उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं, वो झिझक रहे हैं उसमें। तो उसमें अभी रिसेंट पिछले 6 महीने का डेवलपमेंट ये हुआ है कि WDRA ने और मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने एक 1,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बना दिया है बैंक्स के लिए। तो इन केस अगर आपका लॉस होता है तो क्रेडिट गारंटी उसके अगेंस्ट मिलेगी। ये अभी तक नहीं था। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहती है कि ENWR को आप KCC के इक्विवेलेंट ट्रीट कर लीजिए। अच्छा। किसान क्रेडिट कार्ड के वहाँ पर 3 से 4% सबवेंशन मिलता है। जिस दिन इस पर सबवेंशन मिलने लग जाएगा ये अपने आप बढ़ जाएगा। बट हमें मतलब बताने में ये खुशी हो रही है कि DFS ने अभी रिसेंटली एक सर्कुलर बैंक्स को, PSBs को भेजा है। अब उनको टारगेट बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है। अच्छा। इस साल में 10,000 करोड़ उनको ENWR के थ्रू करना है। अच्छा। पिछले साल तक करीब 6 से 7,000 करोड़ था। 50% इस साल बढ़ जाएगा और ये चलता रहा तो हमारा वेयर हाउसिंग सेक्टर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो वेयर हाउसिंग रिसीट फिनांस में अभी कितने स्टेट्स हैं जहां आपको लगता है कि फार्मर्स को एक्चुअली ये फ़ायदा मिल रहा है रिसीट फिनांस का हिसाब से? आप ये मान लीजिए 27 में से करीब 13-14 स्टेट्स में तो फ़ायदा उठा रहे हैं फार्मर्स। हाँ, उसमें 2 अलग अलग मान सकते हैं। एक तो फार्मर खुद ही जो कर रहे हैं वो, दूसरा अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव है। जी। जैसे एक समोन्नति करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो FPOs पे काम करती है, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी कल परसों एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, UP एंड मध्य प्रदेश ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट सपोर्ट कर रही है इस तरह की एक्टिविटीज़ को। तो जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव है, सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर तो करीब ये मान लीजिए आधे स्टेट्स तो कम से कम ENWR अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ आपके इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी एक दो समझ लेते हैं। कई इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ आप की साझेदारियाँ, पार्टनरशिप है। अभी तो आप ये प्रोबोनो मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं, कब मोनेटाइजेशन इनका कब होगा? नहीं, कई जगह नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ एक की बात करूँगा। अच्छा। बाकी तो बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो जब श्रीलंका में वो NCDEX के इक्विवेलेंट अगर जब करना चाह रहे थे जी, तो उन्होंने हमसे बात करना शुरू की। हमने कहा ठीक है, हम आपसे साझेदारी कर सकते हैं और श्रीलंका में NCDEX इक्विवेलेंट एस्टैब्लिश करने के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो उनसे हमारे चाय ट्रेड करेंगे जी। क्या क्या ट्रेड करेंगे? चाय, वहाँ पर चाय, कोकोनट और पैडी 3 चीज़ें, और रबर, ये चारों वहाँ होता है। तो चारों ट्रेड करना चाहते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं वैसे स्पेसिफिकेशन, हमने कहा हम आपको हमारी एक्सपर्टीज़ कर देंगे, हमारे लोग हमारे वहाँ आके आपका सिस्टम सेटअप कर देंगे। आप जो चाहते हैं BOT बेसिस पे हम कर देते हैं। अगेंस्ट दैट व्हाट वी विल गेट इज़ वील गेट सम शेयर ऑफ दैट एक्सचेंज और एक बोर्ड सीट। ये हमारा MOU से साइन हुआ है। अच्छा। वहाँ की जो सेबी इक्विवेलेंट है उसको ये प्रपोजल चला गया है। अच्छा। अब श्रीलंका जो वो तो मतलब आइलैंड है तो बड़े आराम से काम होता है। तो 1-8 साल में हमारा ये हो जाएगा। तो ये मान के चलिए करीब 10% हमारा स्टेक होगा उसमें और एक हमारा बंदा उनके बोर्ड पे होगा। डिजिटल ब्रोकिंग कंपनीज तेज़ी से फ्लरिश कर रही हैं, इंडिया में आ रही हैं और ये कई सारे नए तरीके के सॉल्यूशन ला रही हैं। ऐसी सिचुएशन में NCDEX को कैसा चैलेंज फेस होता है इनके जरिए? देखिए, डिजिटल ब्रोकिंग फर्म्स जितनी भी हैं आज तक कमोडिटीज़ में नहीं आई हैं जी। ये सब इक्विटीज़ में ही हैं। हमने कोशिश की थी उनको लाने की, पर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि माना ही जाता है कि कमोडिटीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हर आदमी कमोडिटीज़ को समझ नहीं सकता। और दूसरी ये धारणा बनी हुई कि कमोडिटीज़ में बड़ा नुकसान होता है। अगर नुकसान हो गया तो बड़ा नुकसान होगा, फ़ायदा होगा तो बड़ा होगा। तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए पिछले 2-3 साल में जो सडनली नंबर ग्रो हुआ है इन्वेस्टर्स का, उसमें से कमोडिटी में कोई नहीं आया। कमोडिटी में वही हैं जो पिछले 5-10 साल से इक्विटीज़ में कर चुके हैं, उनको समझ में आ गया है, तो फिर वो कमोडिटीज़ में आते हैं। तो मोर मैच्योर्ड, मोर इवॉल्व जो इन्वेस्टर होता है वही कमोडिटी में आता है। सर, एक सवाल हमेशा उठता है, जब भारत में फ्यूचर सस्पेंड हो जाते हैं तो ट्रेडर्स इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भागते हैं और ऐसी स्थिति में फिर NCDEX की रेलेवेंस का सवाल उठता है, उसे कैसे संभालते हैं आप? देखिए, पिछले 2-3 साल में ये काफ़ी बार हुआ है जी, स्पेशली ऑयल सीड्स में। जी, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका इस वक्त, पर उसके MD ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद पब्लिक में, मतलब ये मीडिया में प्रिंट हुआ है कि NCDEX ना होने की वजह से हमें करीब 80-85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि वो गए, उन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अपना हेजिंग किया,
पर वो उल्टा हो गया, इंडिया में भाव नीचे आ गए, तो वो हेजिंग उनकी उल्टी हो गई। वहाँ पे तो उन्होंने बढ़ाने के हिसाब से की हुई थी, इंडिया में हेजिंग नहीं थी, करीब 80-85 करोड़ का लॉस हो गया। नॉर्मल कंडीशंस में जो इंडियन कंपनीज जो इंपोर्ट करती हैं वो दोनों जगह हेज करके रखती हैं। करेंसी एक हेज, क्योंकि करेंसी ऊपर नीचे हो जाए इसलिए इंटरनेशनल करती है, और NCDX पे हेज करके रखती है। अब NCDX नहीं होने से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान को नुकसान है, हमारी ट्रेड को भी नुकसान है, हमारी कंपनीज को भी नुकसान है। इसको हैंडल करने के लिए हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि एक तो जैसे एक पेपर जैसी चीज़ है, ब्लैक पेपर जैसे कहते हैं जो केरला में होता है, NCDX पे जब तक था तो इंडिया दुनिया में प्राइस सेटर था। अब हमारे यहाँ किसी कारण से 10 साल पहले बंद हो गया। अब वियतनाम प्राइस सेटर है। वियतनाम में मुश्किल से इंडिया का 1% होता है, बट दुनिया की जो प्राइसेस हैं वियतनाम में सेट होते हैं, तो ये इंडिया के लिए लॉस है। आज की तारीख में अगर आप इक्विटीज़ में देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ के ब्रोकर्स हैं जो दुबई में या कहीं और जाके पैसा इन्वेस्ट लगा के वहाँ ऑफिसर्स खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टो में करना चाह रहे हैं, दूसरे मार्केट खेलना चाह रहे हैं। वो यहाँ सेम चीज़ है, कमोडिटीज़ में जाएगी। अगर NCDX काफ़ी दिनों तक अगर ये तकरीबन नहीं हटे तो लोग बाहर जाके करेंगे, हमारी मतलब देश का नुकसान है। सर, रेगुलेटर्स की ये धारणा बदलने में NCDX कितना सफल रहा है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन्फ्लेशनरी नहीं होती, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाती है, किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होता, एक चीज़। और दूसरा ये कि जो डिसरप्शंस आते हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड बैन्स आते हैं, इनको रोकने में इनको कितना सेंसिटाइज कर पाए हैं आप पॉलिसी मेकिंग रेगुलेटर सर्कल्स को अभी तक? देखिए, रेगुलेटरी सर्कल जो है वो तो पूरा सेंसिटाइज्ड है और वो हमारे सपोर्ट में है। अब मतलब मुंबई तो इसके सपोर्ट में आ गया है, अब हमें कन्विंस करना है दिल्ली को। अच्छा। और उसके लिए हमें ज़रूरत है अमर उजाला जैसे लोगों की कि दिल्ली को कन्विंस कैसे किया जाए। हमारी तरफ से हमारा सुझाव ये रहेगा कि ये जो एब्रप्टली होता है, इन द नेम ऑफ कंज्यूमर होता है, इन द नेम ऑफ हाउसवाइफ होता है, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाई जाए। जैसे अब RBI देखते हैं, RBI में एक MPC बनी हुई है जिसमें 6 एक्सपर्ट आके बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के लिए वो गाइडेंस भी देते हैं आपको कि ये हो सकता है। उस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल वाली RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, सभी के साथ इनकी एक अगर कमेटी बन जाए और वो ये निर्धारित करे कि अगर बैन करना है या नहीं करना है, या बैन करने के पहले क्या कर सकते हैं, तो ये बड़ा मतलब जो एब्रप्ट डिसीजन से बंद हो सकते हैं। हमारा ये सेशन रहा है। मेरा सवाल था कि भारत पेरिनली इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है और इन्फ्लेशंस के बाउट्स लौटते रहते हैं बार बार। अब जैसे इस बार हम लो इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन से शुरू हुए थे और मानसून ख़त्म होते हैं हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां हमें लगता है कि पल्सेस या ऑयल सीड्स की इन्फ्लेशन वापस लौट आएगी, जो प्रेशर हमें बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में तो फिर कभी भी रेगुलेटर्स और सरकारें तैयार ही नहीं होंगी, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन का डर है, जो खौफ है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। वो तो मार्जिन्स नहीं होंगे। एग्जैक्टली। तो इसका खौफ क्यों हो? आपको ये है कि उसको मैनेज कैसे करें, मैनेज करने के साइंटिफिक तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अगर पॉलिसी मेकर्स मान लें। और मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे सबसे बड़े जो विशेषज्ञ कहे जाते हैं, जो नीति आयोग में बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता, फ्यूचर से मैसेंजर वो आपको मैसेज देता है कि 4 महीने बाद क्या होने वाला है। तो मैसेंजर को शूट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको तो इनफैक्ट एडवांटेज मिलता है कि मैसेंजर ने अगर आपको 4 महीने 5 महीने पहले बता दिया कि भाव ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो आप उसको पैकअप कर सकते हैं। अगर भाव ऊपर जाने वाले होंगे तो आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, अगर आप नीचे जाने वाले होंगे तो गवर्नमेंट सोर्स का मतलब अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ा सकती है या एक्सपोर्ट कर सकती है। तो आपको मैसेंजर को शूट करके गवर्नमेंट को ही नुकसान हो रहा है। तो सर अभी आपने $88 मिलियन की रेज़ किया है, और अब तो अभी पिछले हफ्ते ही शायद हुआ इक्विटी डेरिवेटिव्स को सेबी की मंजूरी मिल गई। तो ये तैयारियां बाजार में बने रहने के लिए हैं, या इससे NCDX की पूरी पहचान ही बदल जाएगी आने वाले समय में इक्विटी डेरिवेटिव्स के साथ? देखिए, अगर आप सेबी के रेगुलेशन देखेंगे तो हम स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि किसी भी सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। हम अभी तक कमोडिटी सेगमेंट में काम कर रहे थे, अब हम इक्विटी सेगमेंट में भी काम करना शुरू करेंगे। अब आप ये सोचिए कि आप सपोज बीकानेर में बैठे हैं या तमिलनाडु में ईरोड में बैठे हैं एज ए ब्रोकर, आपके पास एक स्क्रीन दिख रहा है, जो कमोडिटीज़ भी दिख रही है आपको, इक्विटीज़ भी दिख रही है। आप दोनों में ट्रेड अगर कर सकते हैं तो
आप तो कोशिश करेंगे कि दोनों में करेंगे। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको फ़ायदा क्या होगा हमारे इसमें घुसने का? तो अगर हमारे जो दो बड़े भाई हैं इस वक्त बीएसई एनएसई, हम तो उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। आज की तारीख में अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो करीब 25% तो मुंबई दिल्ली से आता है, बाकी अगली 8 सिटीज़ से करीब 75-80% तक आता है। बाकी बचा हुआ जो इंडिया है वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी ने अभी तक टैप नहीं किया है। हमारी पकड़ जो है वो उन क्षेत्रों में टियर 4, 5, 6 टाउन में। अब दूसरा ये हम कहते हैं कि भारत विकास हो रहा है, अब उस विकास का फल हमारे जो गांव में लोग बैठे हैं उनके पास भी पैसा है, उनको क्यों नहीं मिले? इसमें तीसरा चीज़ हो सकती है कि इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे अर्थ मंत्री ने, वित्त मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एफपीआईज आते जाते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमारे स्टॉक मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर NCDEX हमारे जो टियर 4, 5, 6 टाउन्स हैं वहाँ से नए रिटेल इन्वेस्टर जोड़ सकता है तो कैपिटल फॉर्मेशन विद इन द कंट्री होने की संभावना और बढ़ जाती है। उस कैपिटल से जो फ़ायदा होगा वो रूरल इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको अगर रिलायंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मेरे मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स अगर गाँव वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसका फ़ायदा हो सकता है। तो हमारा ये मानना है कि हमारा जो स्टेबल है वो तो कमोडिटीज़ है। अगर इक्विटीज़ का फ़ायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को हो सकता है और एक्सचेंज को भी फ़ायदा हो सकता है, दोनों को, तो क्यों नहीं करें? तो इस पर हमने पिछले काफ़ी 1-1.5 साल से काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत मतलब सोच विचार किया। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात की और सबका मतलब अंत में नतीजा यही है कि अगर आप इसमें घुसते हो तो आपको इन बीएसई और एनएसई जो एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर हैं उनसे कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दो चीज़ों के कारण, एक आपके कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको आप अटैक करना चाहते हैं वो अलग हैं, दूसरा अगर पिछले 1 साल में देखेंगे करीब 2.3 करोड़ नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए, ठीक है, और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं इसके चलते अगले 15 से 20 साल तक हर साल कम से कम 1 से 2 करोड़ नए इन्वेस्टर आएंगे। तो देयर इज इनफ स्पेस फॉर ऑल द 3 एक्सचेंजेस। मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना की तर्ज पे हमारे यहाँ 6 से 7 एक्सचेंज भी अगर आ जाएँ तो इक्विटीज़ में आराम से चल सकता है। तो हमें मतलब हम इसको कंपटीशन के मामले में देख ही नहीं सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते, पर हमें ज़रूरत भी नहीं और उनको भी ज़रूरत नहीं कि मार्केट इतना बड़ा है, द पाई इज सो बिग दैट एवरीबडी कैन सर्वाइव देयर। तो हमें वहाँ से मार्केट का 1% भी अगर हम सेगमेंट हमारे पास ले आएँ हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हमारे लोग जो हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको पैसा मिल जाएगा, इट विल बी विन विन फॉर एवरीबडी। इसलिए हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स पे आपकी सेबी से बात हुई है? सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या डेवलपमेंट कुछ नए प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं जो कि NCDEX से ट्रेड होंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स में? देखिए, एज ए रेगुलेटर वो इसमें नहीं जाते कि आप किस तरह के प्रोडक्ट जाएंगे, वो ये कहते हैं कि आप इक्विटी भी करिए और इक्विटी डेरिवेटिव्स भी करिए, ठीक है। जब हम हमने अपनी एप्लीकेशन देती है उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये वीकली डेरिवेटिव्स बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, 2 दिन फिक्स हो गए। हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इक्विटी शुरू करेंगे और इक्विटी डेरिवेटिव्स में करेंगे, हम दोनों करेंगे साथ में। हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? अब सेबी का रूल है कि आपके पास 50 या 25 या 100 मेंबर्स डे 1 पे होने चाहिए। हमारे पास 231 मेंबर हैं, एक उस 231 में करीब आधे ऐसे हैं जो इक्विटी भी करते हैं और कमोडिटी भी करते हैं, दूसरे एक्सचेंज से करते हैं। हाँ, तो वो हमारे यहाँ करने लग जाएंगे, तो हम उस शर्त को पूरा कर लेंगे डे 1 पे। दूसरा है कि आपको लिस्टिंग करना है और उन्हीं कंपनीज को ट्रेड कर सकते हैं जो परमिटेड टू लिस्ट कैटेगरी है। तो जैसे एनएसई शुरू हुआ था, एनएसई के पास तो किसी कंपनी ने लिस्ट नहीं किया था, बीएसई में जो कंपनीज थी वो एनएसई पे भी ट्रेड हो गई। वैसे हमारे यहाँ भी हो सकती है, जो एनएसई बीएसई पे ट्रेड है परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में वो ट्रेड हो सकती है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज जो किसी नए एक्सचेंज को, किसी भी जगह नई कंपनी में अगर आप जाते हैं तो ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। अब जैसे हमारा डेटा सेंटर है, हम यूटा से ऑपरेट करते हैं पनवेल पे, जैसे टियर 4 डेटा सेंटर किसी के पास नहीं है आज की तारीख में। वहाँ अगर कोई ब्रोकर कोलो को फैसिलिटी अगर हम वहाँ देता हूँ तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स विल बी लेस। तो किसी ब्रोकर के लिए मेरे साथ ऑपरेट करने में उनकी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एडवांटेज हम ब्रोकर को पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो लेट एंट्रेंट होने का हमें फ़ायदा मिलेगा और इससे प्रॉबेबली हमारी एफिशिएंसी एट पार रहेगी डे 1 पे बाकी एक्सचेंज से। तो इसलिए हमें मतलब कोई डर नहीं है। तो कब तक है सर तैयारी? क्या प्लान है? प्लान तो ये है कि फंड रेजिंग जो आपने 870 करोड़ की बात की है हमारी जेब में आया नहीं, हमारे पास अभी बाइंडिंग एग्रीमेंट है। 25 तारीख को हमारी AGM होगी। अच्छा, उसके बाद हम शेयर्स इशू करेंगे और करीब 1 वीक के बाद पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो अक्टूबर के 1st-2nd वीक में
बट साइमल्टेनियसली हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम और कुछ नहीं करेंगे कि पैसे के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे एक्सचेंज चलता है 3 चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी, मैन पावर और मनी। तो मनी हमारे पास आ जाएगा अक्टूबर के 1-2 वीक तक। मैन पावर हायरिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे अब हमारे यहाँ तो कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है क्योंकि इक्विटीज़ की लिस्टिंग होता है। हाँ, तो अभी तक नहीं है, तो हमारे पास लिस्टिंग डिपार्टमेंट नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें लिस्टिंग डिपार्टमेंट चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। ठीक है, हमारे पास कोलोकेशन फैसिलिटी नहीं है क्योंकि कमोडिटीज़ में कोलोकेशन अलाउड नहीं है, तो हमें कोलोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी एक चीज़ है क्लियरिंग हाउस। लकीली सेबी ने ये कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग जो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके जो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी है। अब नया जो भी एक्सचेंज आएगा, जैसे हम आ रहे हैं तो हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे कमोडिटीज़ में हमारा अपना यूज़ करेंगे, इक्विटीज़ के लिए उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। वो काम हमने शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा मतलब टाइम कहाँ लगता है, क्योंकि अगर आप आज सर्वर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। ठीक है, आप अगर सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो इस वक्त हम जो कमोडिटी में यूज़ करते हैं, MIT मिलेनियम टेक्नोलॉजी श्रीलंकन एक कंपनी है जिसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। तो उसकी पिछले 10 साल से हम यूज़ करते हैं। आपने शुरुआत में कहा कि हमारा कभी डेटा में या इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आया। 100% हमारा अप टाइम रहा है, कभी भी हमारा रिकॉर्ड इस मामले में नहीं रहा है। तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हमने उनसे, हमारी वार्तालाप इस वक्त चल रहा है कि अगर आप इक्विटीज़ में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एडवांस स्टेज में हमारा चल रहा है। तो अगले मंथ हम होपफुली अपनी टेक्नोलॉजी भी फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद वो जितना टाइम लगेगा। फिर तीसरा होगा मार्केट से कनेक्टिविटी, ब्रोकर से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, नए जो मेंबर्स आएंगे उनसे कनेक्टिविटी, उसका यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा। उसके बाद फिर फाइनल्स सभी के पास हम जाएंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं इक्विटी के लिए, आप इंस्पेक्शन करिए, हमें फाइनल सर्टिफिकेट दीजिए। जिस दिन हमें वो फाइनल मिल जाएगा हम शुरू कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि कोशिश ये रहेगी कि अगले 1 साल में हम कर दें, हो सकता है इससे कम भी एक साल में। सर, आपने कार्बन क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बात की, ESG डेरिवेटिव्स की, टोकेनाइजेशन भी आ रहा है कमोडिटीज़ में। कुछ प्लान है क्या? देखिए, इस वक्त तो नहीं है ऑनेस्टली। इस वक्त नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हर नई चीज़ में घुस नहीं सकते हैं जी। हमारे पास मैन पावर भी लिमिटेड है क्योंकि ये स्पेस इतना छोटा है कि मैन पावर बड़ी स्पेशलाइज्ड है, बहुत कम है, तो हर जगह नहीं घुस सकते। 2035 में, क्योंकि अगले साल आप इक्विटीज़ में चले जाएंगे, डेरिवेटिव्स में चले जाएंगे, अगले 5-6 साल में आप NCDEX को कहाँ देखते हैं? आपका विज़न किस तरीके का है? ये एक्सचेंज कहाँ खड़ा होगा? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स पे होगा? किस तरीके का एक्सचेंज होगा? देखिए, 2035 में तो मैं नहीं रहूँगा, ठीक है, पर जो विज़न मैं देख रहा हूँ इस एक्सचेंज के लिए, विल बी नंबर 2 एक्सचेंज इन द कंट्री बाय दैट टाइम। will be bigger than other exchanges. NSE will obviously be number 1, but we will be number 2. और वो इस कारण से होगा कि आज नहीं तो कल हमारी कमोडिटीज़ वापस आएंगी जी। कमोडिटीज़ में हम अभी तक मेटल्स में नहीं घुसे हैं। हम मेटल्स में इसलिए नहीं घुसे कि लिक्विड एनहांसमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और LES के लिए अब अगर जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम LES शुरू करके कमोडिटीज़ में, मेटल्स में, ऑयल्स में, जैसे क्रूड ऑयल है, इस सेक्टर्स में भी घुसाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम इक्विटीज़ में जा रहे हैं तो हम कमोडिटी छोड़ दे रहे हैं। हम तो कमोडिटी को तो और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी एम्बिशन ये रहेगी कि कमोडिटी कम से कम 10,000 करोड़ का हमारा डेली टर्नओवर दे। जब कमोडिटी 10,000 देगा, इक्वल अगर हमें या उससे ज़्यादा इक्विटी दे देगा, ऑब्वियसली हम नंबर 2 बन जाएंगे। तो हमारा स्ट्रेस ये रहेगा कि हम कमोडिटी को स्ट्रेंथन करें और इक्विटी को शुरू करके, जैसे मैंने कहा कि 1-2% मार्केट शेयर दे दें या 3-4% तक पहुंच जाएगा 5 साल में, तो विल बी द सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द कंट्री। ये हमारी वो रहेगी। दूसरी मंशा ये रहेगी, जैसे हमने कहा श्रीलंका में हमने शुरू किया है, वैसे कुछ और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से हमारा टाई अप हो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ चलें, उनके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चलें, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। तीसरी, एट द एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि विकसित भारत में हमारा कुछ योगदान रहे। और हमारा योगदान ये रहे कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी में जो हमारे आपके जैसे लोग शहर में बैठ के जितना पैसा कमा लिया है, हमारी जो 50% पॉपुलेशन है जो अभी भी मतलब उतना पैसा नहीं कमा रही है, वो भी उतने विकसित हो जाए, उनके पास भी इतना हो जाए कि वो वहाँ से यहाँ माइग्रेट करने की सोचे नहीं, अपने घर पे बैठ के जितना कमाएंगे आराम से करेंगे। इंटरव्यू के सबसे आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें हम एक सवाल पूछते हैं दिलचस्प सा और अरुण जी से हम उसके जवाब लेंगे। सबसे फेवरेट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ कौन सी है आपकी? ऑब्वियसली गेहूँ
गेहूँ। जी। आने वाले 3 सालों में कौन सी टेक्नोलॉजी कमोडिटी ट्रेडिंग को बुरी तरह बदल देगी? एआई बदल देगा। सेबी के बैन से आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? रेजिलियंस। अगर कल से कोई एक इंटरनेशनल कमोडिटी आपको एनसीडीएक्स पर लानी हो, हाइपोथेटिकली आपको पावर मिल जाए, तो कौन सी कमोडिटी लेके आएंगे? क्रूड ऑयल। क्रूड लेके आएंगे। कितने बजे रोज प्राइस चेक करते हैं आप? जब भी नींद खुलती है अपना फ़ोन देख लेते हैं। इंडिया की कमोडिटी ट्रेडिंग का भविष्य एक लाइन में अगर आप कहें तो? स्काई इज़ द लिमिट। सबसे चौंकाने वाला अनुभव आपको एक्सचेंज लीडर के तौर पर क्या हुआ? बैन सबसे। कब तक एग्री फ्यूचर्स लौटेंगे, क्या अनुमान है? ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन, ग्लोबल एक्सचेंजेज या एमसीएक्स? ग्लोबल एक्सचेंजेस। अगर आपको चांस मिले तो दुनिया के किस एक्सचेंज के साथ आप इमीडिएटली पैक्ट करार करना चाहेंगे? सीएमई के साथ करेंगे। और आपका गो टू मार्केट इंडिकेटर क्या है? माय बैलेंस शीट। और लास्ट, अगर आप रेगुलेटर हो जाएं और आपको अधिकार मिल जाए कि आपको एक बड़ा बदलाव करना, तो आप सबसे बड़ा चेंज क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम करूंगा। धन्यवाद अरुण जी हमसे बात करने के लिए। और देखिए, हमने कहा था आपसे कि जब हम अरुण जी से बात करेंगे तो आपको कितनी नई जानकारियां मिलेंगी। तैयार हो जाइए एक और स्टॉक एक्सचेंज का स्वागत करने के लिए। आपके पास एक नए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। तैयार हो जाइए मानसून डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने के लिए, और तैयार हो जाइए कुछ नई और बड़े बदलावों के लिए, एनसीडीएक्स के लिए। हम और भी इस तरीके की जानकारियाँ, इस तरीके के इंटरव्यूज लाते रहेंगे। समृद्धि शास्त्र में आने के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर आते हैं किसी नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।